This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सॉल्व करना चैप्टर 13 के। अगर अमेरिकन डॉलर ओवर वैल्यूड हो जाए पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले, अगर अमेरिकन डॉलर ओवर वैल्यूड होगा मीन्स टू से, मैं अगर कह देता हूं कि अगर एक डॉलर पाकिस्तान के 150 रुपए के बराबर, ओवर वैल्यूड का मतलब ये हुआ कि एक डॉलर अब 165 रुपए के बराबर। अच्छा, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो पाकिस्तानी रुपये की करेंसी की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? शाबाश, अंडर वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल सही बताया सब लोगों ने, फॉल कर जाएगी, अंडर वैल्यू। तो कौन सी ऑप्शन हुई? बीटा ऑप्शन। जी बच्चे, नेक्स्ट, इंडेक्स प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू इंडेक्स प्राइस ऑफ इंपोर्ट इज इक्वल। का फॉर्मूला होता है ना, हम क्या है, इंडेक्स प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर, जी शाबाश, बिल्कुल सही हो गया, इंडेक्स प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड इमीडिएटली, इनमें से कौन सा मेजर उसी वक्त इंक्रीज कर देगा कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स को? मोइस, बिल्कुल ठीक हो गया जी। मोइस साहब ने कहा जी टैरिफ, बिल्कुल ठीक। याद है जी टैरिफ के डायग्राम? मैं आपको बना के बता देता हूँ। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, world prices, let's suppose world prices plus टैरिफ। तो मुझे बताइएगा किस सिचुएशन में क्या हुआ, प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर गई, उसी वक्त कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ गई। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही है जी। 13.4, currency is usually devalued to, क्यों किया जाता है?
शाबाश, बिल्कुल सही हो गया जी। क्यों डिवैल्यू किया जाता है? ताकि क्या किया जा सके, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया जा सके। याद है ना आपको बात? मैं बता दूं, एक्सचेंज रेट को दो ऑप्शंस, एक्सचेंज रेट के लिए या हम कहते हैं डेप्रिशिएट करना, दूसरा होता है एप्रिशिएट। हम डेप्रिशिएट की बात करते हैं, डेप्रिशिएट का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे क्या होता है और इंपोर्ट्स पे क्या होता है। एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगी तो इंक्रीज कर जाएंगी, याद है जी आपको ये बात, और कॉस्टली, बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट। तो कौन सी ऑप्शन हुई जी? ए ऑप्शन। जी बातें समझ में आ रही है जी? जी नेक्स्ट वन 13.5, विच वन, देखिए आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, अब आप लोग ही मुझे बता रहे हैं सभी ऑप्शंस, 2 दफा चैप्टर पढ़ चुके हैं और अब आप ही लोग मुझे अच्छे से ऑप्शन बता रहे हैं, तो इसको इसी तरह से आप लोगों ने कंटिन्यू करना है, साथ साथ रिवाइज करते जाइएगा, एमसीक्यूज को रिटेन मत कीजिए। मींस रिटेन से मुराद ये नहीं कि आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इनको करना नहीं है, ऐसे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एमसीक्यूज को रट्टा लगाने के बाद आप फिर उसके बाद बाकी चैप्टर की रीडिंग करें तो कोई फायदा नहीं। अपने आप को असेस करें, पहले अच्छे से चैप्टर पढ़ें, उसको रिवाइज करें, फिर एमसीक्यू सॉल्व करें और देखें आपसे होते हैं या नहीं होते। ठीक है जी बच्चे, चलिए जी 13.5, which one of the following would appear as a debit item on the current account of the balance of payment? जी शाबाश, बिल्कुल सही, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट्स ओड टू ओवरसीज कमर्शियल बैंक्स। जो पेमेंट होगी ना इंटरेस्ट की पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट्स, ये क्या हो जाएगी? ये डेबिट आइटम, बिल्कुल सही बताया जी आप लोगों ने, ऑन डेट्स ओड टू ओवरसीज कमर्शियल बैंक्स। जो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट्स ओड टू ओवरसीज कमर्शियल बैंक्स। ठीक है जी बच्चे? सर इस तरह तो ओवरसीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। देखो मेरी बात सुनो, गौर से समझनी अब चीजें, वन बाय वन एडजस्टमेंट समझते जाइएगा ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना रहे। देखिए सबसे पहले बी ऑप्शन देखें, एक्सपेंडिचर बाय टूरिस्ट विजिटिंग द कंट्री। जो पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट आए हुए हैं और यहाँ पे आके एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, तो उससे इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? इनफ्लो। इनफ्लो होगा। अच्छा, उससे रेवेन्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। रेवेन्यू की साइड कौन सी होती है? इनकम साइड। बिल्कुल ठीक हो गया, तो वो डेबिट तो नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट हो रहा है। यही बात हम समझ रहे हैं, इस लिहाज से ये बातों को समझिएगा। अच्छा, अब इसी तरह से लेकिन सर वो ओवरसीज कैपिटल, हाँ बाय डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है जी, ओवरसीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय डोमेस्टिक कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनीज अगर ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगी तो एंट्री का पोस्ट करेंगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट करेंगी और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट जी हो जाएगा, हमें तो डेबिट आइटम चाहिए। सही है। ठीक हो गया जी? यस सर। इसी तरह से रीपेमेंट ऑफ डेट्स टू ओवरसीज सेंट्रल बैंक। ओवरसीज सेंट्रल बैंक को रीपेमेंट्स की, डेट की, अब यहाँ पे जब डेट की रीपेमेंट करेंगे तो डेट को हम डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। बैंक क्रेडिट हो रहे हैं या डेबिट हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहे हैं। तो हमें कौन सी आइटम चाहिए? डेबिट आइटम। डेबिट वाली। ठीक हो गया जी? तो ये रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, इसमें गलती बच्चे कर जाते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, भी आप एमसीक्यूज करते हैं ना और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी बच्चे?
अच्छा, नेक्स्ट MCQs number 13.6. Which of the following is most likely to cause a country's balance of payment move towards a deficit? इस बात को भी अभी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा रहता है पढ़ने वाला फिजिकल पॉलिसी का। जब इसको पढ़ लेंगे फिर इसके बाद इंशाल्लाह इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी ऑप्शन है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। कौन सी ऑप्शन है? एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। चैलेंज करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एक्सेप्ट। आपने बताना है कौन सी आइटम करंट अकाउंट में शामिल नहीं होगी। The inflow of capital investment by multinational companies, capital investment तो नहीं आती। Manufactured goods, trade in goods, interest payments, interest income, ये बात ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जी ये क्या है? ट्रेड इन सर्विसेज, विजिटर से जो पैसे रिसीव होंगे वो ट्रेड इन सर्विसेज। तो ये तीन बातें तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो नहीं फॉल करती। तो ये आइटम करंट अकाउंट का बैलेंस, ठीक है जी बच्चे। तो इसको अच्छे तरीके से समझना है अब आप लोगों ने जी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट कॉज अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स टू डिक्रीज। इनमें से किस चीज की वजह से कंट्री की एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी? A fall in the exchange rate for that country's currency. फॉल हो जाए एक्सचेंज रेट, जी फॉल कर जाए एक्सचेंज रेट फॉर दैट कंट्रीज करेंसी। आपसे क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइट कॉज अ कंट्रीज एक्सपोर्ट टू डिक्रीज। कंट्री की एक्सपोर्ट क्या कर जाए? डिक्रीज कर जाए, कम हो जाए, ठीक है जी। अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट फॉर दैट कंट्रीज करेंसी। A reduction in other countries' tariff barriers, a decrease in marginal propensity to improve in other countries, a rise in that country's imports। जी बताइएगा कौन सी ऑप्शन है जी? जी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कैसे है बताइएगा मुझे, ए ऑप्शन कैसे है? जी आप में से कोई मुझे समझा सकता है? अबूजर ठीक है, आपकी बात भी अबूजर हम समझ लेते हैं, लेकिन क्या मुझे इसकी रीजन भी बता सकता है? सर जब एक्सचेंज रेट गिरेगा तो एक्सपोर्ट्स महंगी नहीं हो जाएंगी, उससे तो महंगी कम हो जाएंगी फिर। पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने, इतने कम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, बाकी लोग किधर? सर वो रात को मैच देख के सो गए होंगे। चलो जी, अल्लाह ताला माफ फरमाए जी। अच्छा जी 13.8 जी क्या बताना चाह रहे हैं अब्दुल मोइज साहब, बताइएगा। सर जब करेंसी गिरेगी आपकी, डिक्रीज करेंसी होगी, फॉल कर जाएगी, एक्सचेंज रेट appreciate। एक्सचेंज रेट सॉरी एक्सचेंज रेट जब आपका फॉल करेगा तो एक्सपोर्ट्स उसकी वजह से कॉस्टली नहीं हो जाएंगी? देखो ये सवाल में ना कंफ्यूज कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी कज अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स टू डिक्रीज, कंट्री की एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। अब वो कंट्री जो आपसे चीजें खरीद रही है, अगर उसकी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए, जब उसकी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी तो उसके लिए आपकी चीजें क्या हो जाएंगी? महंगी। कॉस्टली। उसके लिए तो आपकी लिए तो एक्सपोर्ट है, लेकिन उस जी, कंट्री के लिए क्या बन जाएगी? इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स। ये बात की गई है। तो सर सी ऑप्शन कैसे नहीं हो सकती? नहीं, सी ऑप्शन है डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स इन अदर कंट्रीज। डिक्रीज कर जाना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स,
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स का कैसे लिंक बनता है ये भी हम चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके फौरन बाद मैंने स्टार्ट कर देना, मैं उस पर समझा दूंगा आपको। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा जी 13.9 विच वन इज द कोर पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इनमें से कौन सा कोर पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का? करंट अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट भी है, फाइनेंसिंग अकाउंट भी है, ऑल ऑफ द अबव। ये बातें तो ठीक है जी। बच्चे देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाता हूँ। लेट्स सपोज हम बात करते हैं पाकिस्तान, डोमेस्टिक कंट्री। इसके साथ हम बात कर लेते हैं रशिया, ये फॉरेन कंट्री है। दो कंट्री, ये बात क्लियर है जी। अब पाकिस्तान अगर रशिया को चीजें बेचता है तो पाकिस्तान के लिए क्या कहलाएगी? एक्सपोर्ट। लेकिन रशिया के लिए क्या कहलाएगी? इंपोर्ट्स। बात समझ आ गई है? पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स, बट रशिया के लिए वो क्या बन जाएगी? इंपोर्ट्स। ठीक है जी। अच्छा अब अगर मैं कहूं कि रशिया की करेंसी, क्या वर्ड बोलूं? अगर रशिया की करेंसी लेट्स सपोज डेप्रिशिएट कर जाए, अब रशिया के लिए जैसे ही करेंसी डेप्रिशिएट करेगी उसके लिए इंपोर्ट्स कॉस्टली नहीं हो जाएंगी? अगर कॉस्टली होंगी तो डिक्रीज नहीं हो जाएंगी? अगर इसके लिए इंपोर्ट्स कॉस्टली होकर डिक्रीज हो जाएगी तो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स है, तो क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा? क्या वो डिक्रीज नहीं हो जाएंगे? बात समझ आई है जी? अब बात क्लियर हुई? अब जरा समझे, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट कॉज अ कंट्रीज एक्सपोर्ट टू डिक्रीज। कंट्री की एक्सपोर्ट डिक्रीज कर जाए, a fall in the exchange of for that countries currency। जिसको वो एक्सपोर्ट कर रहा है उस कंट्री की करेंसी क्या कर जाए? फॉल कर जाए, उसके लिए इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगी। जब इंपोर्ट्स कॉस्टली होंगी तो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगी, वो भी डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी रिलेटिवली क्या कर रही है? अप्रिशिएट कर। ठीक हो गया जी बच्चे? चलें जी नेक्स्ट। Which one is not the part of the current account balance of payment? पार्ट नहीं है करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का। जी शाबाश, फाइनेंशियल डेरिवेटिव। बिल्कुल सही बताया जी। Which one is not the part of financial account? ट्रेड इन सर्विसेज नहीं होता, फाइनेंशियल डेरिवेटिव भी होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होता है, रिजर्व एसेट्स भी होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज पॉसिबल थ्रू, बताइएगा कैसे पॉसिबल हो? डेफिसिट की बात कर रहे हैं, डेफिसिट की। अब याद करें मैंने आपको बात समझाई हुई है, नेट एरर और ओमिशन, जरा समझ लीजिए।
डेफिसिट के केस में हमने क्या कहा था? डेफिसिट के केस में सेलिंग ऑफ रिजर्व्स को बेचना या बोरो करना। अच्छा, सरप्लस की सिचुएशन में हमने दो बातें पढ़ी। सरप्लस की सिचुएशन में रीपेमेंट ऑफ डेट या सेकेंडली हमने कहा था बाइंग ऑफ रिजर्व्स बाय करना। ये अब आपके सामने ऑप्शन मौजूद है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है डेफिसिट की। बाइंग ऑफ गोल्ड की बात तो बनती ही नहीं है, वो तो सरप्लस के केस में होता है। पेइंग ऑफ डेट ये भी सरप्लस के केस में होता है। बोरोइंग फ्रॉम अदर सेंट्रल बैंक, जी ये ऑप्शन नहीं हो सकती। अब बात समझ में आ गई है जी? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13.13 टर्म्स ऑफ ट्रेड TOT। शाबाश। रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस। रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट वन। इफ इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम प्राइस इंडेक्स फॉर एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 20%। ये तो आप लोगों को खुद करना चाहिए सॉल्व। तो आप लोगों का होमवर्क बनता है कि ये आप लोगों को खुद सॉल्व करना चाहिए कि आप परसेंटेज इसमें कैलकुलेट करें, अप्लाई करें और बता दें। सिंपल सिंपल सी बात है। ठीक है जी। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व कर। जी मुझे सॉल्व करके भेज दिया बच्चों ने, बिल्कुल सही है जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी, सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ लेकिन आपने सॉल्व करना खुद से। जिन लोगों से नहीं सॉल्व हुआ वो भी करें। जी माशाल्लाह सभी लोगों ने कर लिया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आप लोगों के लिए। जी इसका रिवर्स है ये आपका होमवर्क है। ये इसका रिवर्स है, बिल्कुल सही है। सही बता रहे हैं जी आप लोग। एक दफा एग्जाम इन्वायरमेंट में इन्हें सॉल्व लाजमी किया करें। ठीक है, सभी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा तो फिर आपके लिए जज करने के लिए कैसे मुमकिन रहेगा। विच वन कज टू डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? जी विच वन कज टू डेफिसिट? डेफिसिट होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। जी बताइएगा जी। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्ट टू प्राइमरी गुड्स, ये बिल्कुल रीजन है। पाकिस्तान को भी ये इसकी वजह ये एक रीजन फेस करनी पड़ रही है कि पाकिस्तान फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहा है और प्राइमरी गुड इंपोर्ट कर रहा है। बच्चे प्राइमरी गुड हमने इंडस्ट्रीज पढ़ी है ना दो तरह की, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, जैसे वूल हो गया, वूल हो गया, ठीक हो गया। एग्रीकल्चर फूड हो गई, एग्रीकल्चर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आ गई। तो ये प्राइमरी गुड्स है। एक्सपोर्ट प्राइमरी गुड्स कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा जो सेकेंडरी या फिनिश गुड्स है उसे इंपोर्ट कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स, तो ये दोनों बातें ठीक है, ये भी बात ठीक है।
इसका मतलब बी एंड सी, डी ऑप्शन है मेरे ख्याल के मुताबिक। ठीक है जी। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट वन, व्हेन कोटा इज मोर इफेक्टिव देन टैरिफ, जब कोटा ज्यादा इफेक्टिव होगा टैरिफ के निस्बत, इन ऑर्डर टू इंप्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करने के लिए, तो बताइएगा जी। व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर इलास्टिक, कहते हैं कब होगा कोटा मोर इफेक्टिव देन टैरिफ, टैरिफ की बनिस्बत बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करने के लिए, जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा इलास्टिक होंगी। जब एक्सपोर्ट ज्यादा इलास्टिक होंगी तो आप कोटा फिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक हो गया, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर इलास्टिक, जब इंपोर्ट ज्यादा इलास्टिक हो। व्हेन एक्सपोर्ट्स आर लेस इलास्टिक, जब एक्सपोर्ट्स क्या होंगी, लेस इलास्टिक होंगी, तब ये इफेक्टिव होगा कि जी एक्सपोर्ट्स इन इलास्टिक है, एक्सपोर्ट्स तो कम ही नहीं हो सकेंगे। आपने कोटा फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स आपने इंपोर्ट नहीं करना, बट एक्सपोर्ट्स आपकी कम नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं कम हो पाएंगी, क्योंकि वो लेस इलास्टिक है। ठीक है जी बच्चे, क्लियर है जी ये चीज। चलें जी नेक्स्ट, ये भी रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। Depreciation of domestic currency is workable step of the state to improve balance of payments only if, depreciation domestic currency की workable step है। डोमेस्टिक करेंसी को डेप्रिशिएट करना एक अच्छा स्टेप है बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करने के लिए, ओनली कब, जी जी, कंट्री हैज एक्सपोर्ट सरप्लस। ठीक है जी, एक्सपोर्ट सरप्लस है, डेप्रिशिएट करते हैं करेंसी को तो क्या हो जाएगा, ठीक है जी, country has export surplus, there is no foreign debt, import substitutions are available। तो डोमेस्टिक कंट्री को डेप्रिशिएट करना ज्यादा वर्केबल स्टेप है ऑफ द स्टेट, स्टेट के लिए, टू इंप्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट ओनली इफ, जी बच्चे कह रहे हैं जी सभी ऑप्शंस, ऑल ऑफ द अबव, यही कह रहे हैं जी आप सब लोग। अच्छा जी, ये तो आप लोगों ने मुझे इसका आंसर रीजन देनी है, ऐसे नहीं, रीजन दीजिएगा मुझे, रीजन प्रोवाइड कीजिएगा मुझे, सोच के बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। सर जब हमारी करेंसी डीवैल्यू होगी तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट्स महंगी होंगी, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स पहले ही सरप्लस हैं तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और चूंकि फॉरेन डेट भी नहीं है तो हमारा जो कर्जा होगा वो देना ही नहीं होगा हमें, तो हमारे कर्जे बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। और इम्पोर्ट्स क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इम्पोर्ट्स चीपर भी होंगी। डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन की, हम एप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज वर्केबल स्टेप ऑफ द स्टेट टू इंप्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट ओनली इफ, डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। सर ये डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं हो जाएंगी? जी मैं तभी तो आपसे कह रहा हूँ कि मुझे रीजन देना है इसकी। आपने मुझे इसकी रीजन प्रोवाइड करनी है, आपके कहने पे मैंने आंसर लगाया है, इसका टिक किया है। सर इसका ऑल ऑफ अबव नहीं है, नहीं हो सकता। जी ये ले, ऑल ऑफ अबव बनता ही नहीं है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसको सोच के जवाब दें। ये मैंने लिख भी दिया, रिवीजन लेवल भी है और इसकी रीजनिंग भी मुझे आपने प्रोवाइड करनी है, सोच लें, कोई इशू नहीं, कल क्लास में बता दीजिएगा मुझे, बट इसको थ्योरी पढ़ के मुझे इसका आंसर दीजिए। इसमें कोई आपको गलती तो नहीं लग रही है, जरा सोच के मुझे बताइए। अच्छा, डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी की विल, बता दें, ये तो बात सिंपल सी है, ऊपर हमने ये डिटेल चार्ट बनाया,
ये बात ठीक है आपकी, ये ठीक है आपकी। हाई एक्सचेंज रेट, ये तो सिंपल सी बात है, हाई एक्सचेंज रेट फॉर पाकिस्तान विल मेक एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव कर देगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका आंसर सी है। किसका? सी मेंशन किया मैंने। अच्छा जी, अगर एक्सचेंज रेट 200 हो जाए, एक्सचेंज रेट है बेसिकली 200 per dollar, how much rupees 100,000 export cost in US? जी कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? डॉलर्स में वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी, डॉलर में डिवाइड करेंगे तो 100,000 डिवाइडेड बाय 200, तो वो $500 सही है जी। डिमांड फॉर इंपोर्ट विल प्राइस इन इलास्टिक, जी high dependence on imported raw material, people are used to purchase imported goods, import substitutes are not available, all of the above। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए 100:1 to 200:1, इट विल मेक, क्या हो जाएगा अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए? लेट्स सपोज, मैं अभी बता देता हूँ, आपको बात समझनी चाहिए, ठीक है? ये मैं बात समझा देता हूँ। देखिए 101 $, अगर इससे एक्सचेंज रेट हो जाए ₹200 से $1, अब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर गया डोमेस्टिक करेंसी, तो क्या इफेक्ट होगा? डेप्रिशिएट करे तो एक्सपोर्ट्स चिपर होके इंक्रीज हो जाएंगी, शाबाश, और इंपोर्ट्स कॉस्टली होके डिक्रीज हो जाएगी। कौन सी ऑप्शन है जी? जी बता दीजिएगा जल्दी, शाबाश। अब ऐसे सोचा करें, मैं तभी तो कह रहा हूं सभी करवा दूंगा, तो आप लोगों के लिए कौन सा रहेगा फिर अपनी असेसमेंट के लिए, तो मैं आपकी साथ साथ हेल्प कर रहा हूँ। सर्टेन इकोनॉमीज मे वांट टू अप्रिशिएट देयर करेंसी, सर्टेन इकोनॉमीज चाहती हैं कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी करेंसी को, टू टेम्पर डिमांड and make their exports relatively more expensive trading goods, and make their exports, और बनाना चाहती हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को मोर एक्सपेंसिव ट्रेडिंग गुड्स, इट विल मेक, उसे क्या चाहिए, क्या करे? फर्स्ट डेप्रिशिएट देन इम्प्रूवमेंट सॉरी, फर्स्ट डीपन देन इम्प्रूव, फर्स्ट इम्प्रूव देन वर्सन, इनवर्स जेकर, जी इनवर्स जेकर, ठीक है जी। देखिए ना, मैं बना के बता देता हूं। अच्छा देखें, सर्टन इकोनॉमीज मे वांट टू अप्रिशिएट देयर करेंसी, अप्रिशिएट करना चाह रही हैं अपनी करेंसी को। अच्छा, अब इसका मतलब है कि वो इस सिचुएशन पे, इस पॉइंट पे, अब जब वो अप्रिशिएट करेंगी तो पहले उनका ये बैलेंस बढ़ेगा बी पॉइंट पे, फिर उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और सी पॉइंट पे आ जाएगा।
ठीक है जी। जब वो अप्रिशिएट करेंगी तो पहले ये गैप इंक्रीज होगा, वर्सन होगा, सरप्लस में आ जाएगा, फिर उसके बाद डिक्रीज होता हुआ किस पॉइंट पर मूव कर जाएगा जी, डेफिसिट में। ठीक है जी। तो ये बी और सी दोनों ऑप्शन, पहले इंप्रूव हुआ फिर वर्सन, तो ये इंप्रूव और देन नेगेटिव। ठीक है, रिवीजन लेवल है। बच्चे थ्योरी है ना, इस थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं। बच्चे 13.25 a record of all transactions that occur during the year of a country and overseas resident। क्या बोलेंगे इसको बच्चे? शाबाश, बैलेंस ऑफ पे, बैलेंस ऑफ पे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ओनली विजिबल आइटम्स। जी बता दीजिएगा, सिर्फ विजिबल आइटम्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड, balance of external assets and liabilities of an economy during 1 year। जी बैलेंस ऑफ पेमेंट एट करंट अकाउंट में लिखेंगे, नहीं कैपिटल अकाउंट में। सही कहा जी आप लोगों ने, बिल्कुल ठीक है। द सम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मस्ट ऑलवेज बी, क्या होना चाहिए? शाबाश, जीरो। A current account deficit must be matched by in capital account। देखिए बच्चे, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनाते हैं, इसमें दो अकाउंट, एक हम लिखते हैं करंट अकाउंट और इधर कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट। अच्छा, अब देखिए करंट अकाउंट का अगर पॉजिटिव बैलेंस है 4, करंट अकाउंट का डेफिसिट नेगेटिव में लिख देते हैं। अब हमें यहाँ पे जीरो बैलेंस करना है, तो इसका पॉजिटिव में 4 आना चाहिए ना, तो इसका कौन सा बैलेंस चाहिए? सरप्लस। ठीक हो गया जी बच्चे? जी नेक्स्ट, trade of services like education services or tourism services are known as trade of invisible items या visible items? Invisible items। इफ इम्पोर्ट, आप लोग बता रहे हैं, जो बता रहे हैं जिसमें रीजनिंग की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों का एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ भी बिल्कुल मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बता रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं तस्दीक कर रहा हूँ या आप लोगों से रीजनिंग एक्वायर कर रहा हूँ, और उसके लिए टाइम दे दूंगा ताकि हम लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। If imports of a country is more than its export, अगर imports एक कंट्री की उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा हो, जी आप लोग मुझे बता रहे हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्वेश्चन एक्सपोर्ट्स की सूरत में पेमेंट्स हैं और एक्सपोर्ट्स की सूरत में रिसीट्स। अगर पेमेंट्स ग्रेटर देन रिसीट्स हो, जी कौन सी ऑप्शन है जी? शाबाश, इसको अनफेवरेबल कहते हैं, बिल्कुल सही। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। बिल्कुल ऐसे ही अच्छे तरीके से मेरे साथ साथ चैप्टर पढ़े, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करें। अच्छा बच्चे नेक्स्ट,
surplus in balance of payment would lead to जी surplus in balance of payment will शाबाश ठीक है जी देखे ना ये कौन सा पॉइंट था सरप्लस आपने करेंसी को क्या किया एप्रिशिएट रीवैल्यू कर दिया लेकिन सर उसे ग्रोथ तो हो रही है इकोनॉमिक की। जी हमने ये कब कहा ये बात हमने ये लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है ये जो स्पेसिफिक आंसर है वो क्या हो जाएगा या डिवैल्यूएशन है या रिवैल्यूएशन है ठीक है जी अच्छा जी 13.33 इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री कैन लीड टू अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एक कंट्री की तो वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कम होगा इंक्रीज करेगा ओ सिर्फ एक मिनट अच्छा अब बात समझ नहीं आ रहा ये इंपॉर्टेंट है ठीक है जी अच्छा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कल एक आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था हमने कहा था कि अगर आपके मुल्क में डेफिसिट है आपको चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टर आए और आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करे तो आपको क्या चाहिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करे यहां पे ये बात हम नहीं कर कंट्री कैन लीड टू कंट्री क्या करेगा करंट अकाउंट सरप्लस करंट अकाउंट डेफिसिट राइज इन इंटरेस्ट रेट या इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड तो हमें इसका जवाब देना अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है सरप्लस होगा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है और टर्म्स ऑफ ट्रेड भी इंप्रूव होगा तो ये तीन बातें होंगी ठीक है जी या जी हमने एक और बात भी पढ़ रखी है इधर इधर तवज्जो कीजिएगा मेरी बातों को सुनिएगा गौर से हमने एक और बात भी पढ़ रखी हुई है हमने कहा था कि क्वांटिटी जब हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड में कंसीडर नहीं करते टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करते तो फिर उससे हमें इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सरप्लस में होगा या डेफिसिट में होगा तो हम ये इसको भी इग्नोर कर सकते हैं तो ये दो बातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है करंट अकाउंट सरप्लस और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा ठीक है जी तो ये ऑप्शन तो कौन सी ऑप्शन बन रही है डी डेल्टा ऑप्शन ठीक है जी जज़ाकुमुल्लाह खैर devaluation of currency by सर एक government क्वेश्चन है can पिछले lead पिछले एमसीक्यू से जी क्वेश्चन है पूछो आपने जी कहा जी था कि पूछे टर्म्स ऑफ ट्रेड के हम क्वांटिटी मेजर नहीं करते तो सर अगर बैलेंस है या फिर सरप्लस है तो वैसे ही हमारी बेनिफिट में है तो क्वांटिटी मेजर करने की तो जरूरत नहीं पड़ती फिर। देखो मेरी बात सुनो जैसे मैं सिंप्लीफाइड लिखने लगा हूँ फॉर्मूला एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस क्वांटिटी मेजर करने की क्यों जरूरत नहीं पेश आती ये जरा सुनिएगा ये रेशियो है ये कहलाती है टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छा अब मुझे बताइएगा क्या एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस में यहाँ पे ये सिर्फ प्राइस की रेशियो बता रहा अगर हम जानना चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है या बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल हमें पता चल सके कि इनफ्लोज कितने जी और यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पता चल सके ओवरऑल आउटफ्लोज कितने तभी तो जी हम कैलकुलेट कर पाएंगे
कि नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट का पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सरप्लस में या डेफिसिट में। सही है। हमने ये बात थी कि इसके बगैर हमारे लिए मुमकिन नहीं होता हम ये जज कर पाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जी ठीक हो गया। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी की डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट तरफ से कैन लीड टू एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जी बिल्कुल ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। इंपोर्ट्स कम होंगी। बिल्कुल ठीक है, कम होंगी। improve in balance of payment in short run, नहीं। improve in terms of trade, नहीं। जी सही हो गया ये ऑप्शन। the ratio between export price index of current year and import price index of current year is known as, ये तो रिपीट हो रहा है ना। an improvement in terms of trade, अगर improvement हो जाए terms of trade में, means there is a necessary improvement in, नहीं बच्चे ये जरूरी नहीं होता। देखिए आप कम क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हैं जबकि आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल था, ये भी तो सिचुएशन हो सकती है ना। तो फिर उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोर्ट प्राइस को तो रिसीट्स कम होंगी, और अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे इंपोर्ट्स को तो पेमेंट ज्यादा हो रही होंगी। ठीक है ना, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं होता। 13.36 जल्दी से मुझे आंसर बताएं। एन इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड मींस देयर इज अ नेसेसरी इम्प्रूवमेंट इन, जी कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में और बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन तीनों में बेहतरी आनी चाहिए। ठीक है जी, जी सही हो गया जी, सही हो गया। अच्छा इसके अलावा एन इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी एडवांटेजेस फॉर अ कंट्री इफ, ये फायदा मिलेगा एक कंट्री को कब, कब एक कंट्री फायदा इसमें से उठाएगा। शाबाश, जब ये इनइलास्टिक होगा तब फायदा उठाएगा। कैसे इनइलास्टिक होगा, देखिए ना हम अगर अपनी एक्सपोर्ट्स की कीमतों को बढ़ा लें, एक्सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दे, अब एक्सपोर्ट प्राइस बढ़े तो उसकी क्वांटिटी कम ना हो सके, उसकी क्वांटिटी डिक्रीज ना हो सके, तो इसका मतलब है रिसीट्स बढ़ जाएंगी। अगर इंपोर्ट प्राइस को हम कम कर दें और इंपोर्ट प्राइस को कम करने से हमारी क्वांटिटी ये भी कम ना हो सके तो पेमेंट्स कम हो जाएंगी, तो ये तब फायदा होगा अगर ये लेस इलास्टिक। लेकिन अगर ये इलास्टिक हुई तो नुकसान हो जाएगा। डिवैल्यूएशन के केस में हमने रिवर्स कहा था, हमने डिवैल्यूएशन के केस में कहा था कि अगर वो लेस इलास्टिक है और हम करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं तो हमें नुकसान होता है। ठीक है ना, याद है ना आपको ये बात। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल बी एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमी, बताएं अब आपके सामने आ गया रिवर्स इफेक्ट। शाबाश, मोर इलास्टिक, और हमने इसका नुकसान भी पढ़ रखा होगा, बिल्कुल ठीक हो गया। सिर्फ अभी तक मैंने आपको 3 एमसीक्यूज होमवर्क में दिए हैं, अच्छे तरीके से सोच के मुझे जवाब दीजिएगा उसका। जी 13.39 का आंसर बताइएगा बच्चे मुझे। डैश शोज how in short run the deficit may get worse before improving as a result of devaluation of currency। जी जेकब ने बताया था, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग, सबने सही बताया जी, मैंने तभी तो पिक कर दिया, मुझे पता चल गया, इसमें कोई जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्लास में डिस्कशन हो चुकी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर इफ
अंडर फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये कौन सा एक्सचेंज रेट है? फ्री फ्लोटिंग। गवर्नमेंट वर टू इम्पोज अ टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट चाहती है कि टैरिफ इम्पोज करे इंपोर्ट्स, तो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज रेट फ्री फ्लोटिंग हो जी, ठीक हो गया जी। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। एक्सचेंज रेट पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों जी? इंक्रीज करेगा एक्सचेंज रेट, बिल्कुल ठीक हो गया जी, इंक्रीज करेगा एक्सचेंज रेट। टैरिफ की वजह से आपको पता है ना, एक्सचेंज रेट क्या कर जाता है? रीवैल्यू कर जाता है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है जी। हाँ, उसकी वजह से ये इफेक्ट आता है। तो ये तो हमने बात पढ़ रखी हुई है, ये तो अच्छे तरीके से समझ ली हुई है। अच्छा, अब नेक्स्ट, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट प्रमोट करता है। फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किस चीज को प्रमोट करता है जी? स्पेकुलेशन अगेंस्ट करेंसी? नहीं, ये बात गलत है। ऑटो एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटो एडजस्टमेंट्स। एक्सचेंज कंपनीज? अच्छा चले जी, सही बता दें, मैं अब आपकी मदद कर देता हूँ। ठीक कह रहे हैं, चले जी। फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग हमने पढ़ा था, करेंसी तीन तरह की होती है। पहला कॉन्सेप्ट था फ्री फ्लोटिंग का। फ्री फ्लोटिंग का मतलब होता है ऑटो एडजस्टेड, आपको याद होगा। फिर मैंने आपको कहा था इसमें स्पेकुलेशन भी होगी। स्पेकुलेशन कैसे हो सकती है? कि एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो इसमें फाइनेंस कॉस्ट का एलिमेंट शामिल होगा, लेकिन फिक्स होता है तो फिर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर स्पेकुलेशन नहीं होती। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन बनते। सही कहा, मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। स्पेकुलेशन अगेंस्ट करेंसी होती है, फिक्स में नहीं होती, फिक्स में नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। अंडर फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जी अगले बचे 13.42, अंडर फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम अ गवर्नमेंट डेट ऑफर मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। ये इसका जवाब देना है सब लोग जी, सभी लोगों ने इसका जवाब देना है। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग। जो ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी, ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स की बनिस्बत, तो क्या होगा जी? बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में आ जाएगा, ट्रेडिंग गुड्स बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगी, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में हो जाएगा। ठीक है जी, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन सरप्लस। अच्छा जी सर बच्चे, फिर सी नेक्स्ट ऑप्शन में और डी ऑप्शन में क्या फर्क है 13 फिर? किसमें? सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी मैंने आपको पहले भी कहा है, और यहाँ पे ये है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस फेवरेबल हो जाएगा, नेट रसीड्स हो जाएगी इंक्रीज हमारी। ये नहीं हमें बताता नेट रसीड्स के बारे में। अच्छा जी बच्चे, 13.43 डेफिनेशन गिवन है, बता दें, फिल करना है आपने। ए में क्या फिगर, बी में क्या फिगर, सी में और डी में वर्ड यूज होने हैं, आपने फिल करना है इन वर्ड्स को। द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू, तो ये बात कर रहा होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड की।
can purchase per unit of exports that C are said to G terms of trade are said to improve when export price rise faster than import prices. तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसको फिल करते हुए? Devaluation of currency will be successful in improving balance of payment if ये रिपीट हो रहा है एमसीक्यूज। जी दोनों की इलास्टिसिटी ग्रेटर होनी चाहिए ना, दोनों के लिए, तो यही ऑप्शन बनती है और तो कोई ऑप्शन नहीं बनती, क्योंकि उसमें हमने कहा था एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों की इलास्टिसिटी ग्रेटर हो, तो यहाँ पे ऑप्शन मोर इलास्टिक है, तो ये ग्रेटर देन 2 कह दिया, मोर इलास्टिक, दोनों की सम करके ग्रेटर देन 1 होगी अगर एक्सपोर्ट्स की भी और इंपोर्ट्स की भी, तो ग्रेटर देन 2 वर्ड बोल दिया गया। ठीक है जी बच्चे, दोनों के लिए इलास्टिक होना जरूरी है, तो ये कंफ्यूज किया गया। ठीक हो गया जी बच्चे, तो ये बच्चे हम लोगों ने एमसीक्यूज कर लिए चैप्टर 13 के, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको जितने भी मैंने 2 से 3 या 4 जितने भी एमसीक्यूज दिए हैं, इसको मुझे प्रॉपर आंसर आप लोगों ने प्रोवाइड करने हैं। तो बच्चे हमारा ये चैप्टर, हाँ वो इतना मुश्किल नहीं है, हम लोग पढ़ चुके होंगे हैं, बट ये है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे थे, तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, एक दफा इसको जरा अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, अच्छा हो जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर सर रहीम। ये हमारा अगला चैप्टर है मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर का, उसको स्टार्ट करना है जी। हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर वैसे ही पूछा था, हम पढ़ रहे हैं अभी आगे। जी जी, क्यों नहीं पढ़ना आपने? नहीं नहीं सर, बिल्कुल पढ़ाएं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जी सर आपने जी एमसीक्यू नहीं कराना है चैप्टर 6 के, चैप्टर 7 के? चैप्टर जी 7 के जो करवा, एमसीक्यूज हैं सर, उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसमें कैलकुलेशन करने में। ठीक है वो करवा दूंगा मैं, करवा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इसको अच्छे तरीके से, जैसे मैं बेस बनाता हूँ, पहले आप इसको अच्छे तरीके से थ्योरी को समझिएगा, पहले हम इसको समझने के बाद फिर उसके बाद बाकी काम हम इसका स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी बच्चे, इस चैप्टर का नाम है मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर। तो सबसे पहले हम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लायर। सर ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 8। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे मल्टीप्लायर एक नंबर, मल्टीप्लायर क्या है? एक नंबर, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, चलें इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है पहले वो लिखता हूं, चेंज इन इनकम over change in investment, change in income over change in investment। ठीक हो गया? अच्छा बच्चे, मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट किया जाता है के से, चेंज इन इनकम डेल्टा वाई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को
थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मल्टीप्लाई multiplier K multiply by change in investment which is equal to change in final output, change in final income. मल्टीप्लायर बेसिकली एक नंबर होता है, हमें ये बताता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी में करते हैं, इन्वेस्टमेंट का उस इन्वेस्टमेंट के ₹1 की इन्वेस्टमेंट करने से इकोनॉमी में कितने टाइम्स इफेक्ट आएगा, वो जितने टाइम्स इकोनॉमी में इफेक्ट आए वो नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लायर कहलाता है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो मल्टीप्लायर एक नंबर है जो किसकी रेशियो रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन फाइनल आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाए तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से आउटपुट में कितना चेंज आएगा, इन दोनों की रेशियो एक स्पेसिफिक नंबर, वो नंबर मल्टीप्लायर का है। ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा डिराइव करूंगा, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। अगेन K is equal to change in output over change in investment। अच्छा बच्चे, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ओवर चेंज इन आउटपुट, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस नोमिनेटर को मैंने डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बना दिया। ठीक हो गया? इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं मैथमेटिकली। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि एट इक्विलिब्रियम पे हमने पढ़ रखा है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है। सेविंग किसके इक्वल हो जाती है? इन्वेस्टमेंट की। तो अब मैं प्लेस करने लगा हूं के इज इक्वल टू 1 ओवर चेंज इन आई की जगह पे अब मैं क्या यूज करने लगा हूं? एस ओवर चेंज इन इनकम। एक मैंने इक्वेशन लिख दी। जब आपको ये भी पता है कि चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या कहलाती है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाती है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे, अब मैं अगर इक्वेशन लिखूं तो मल्टीप्लायर की इक्वेशन क्या हो जाएगी? K इज इक्वल टू 1 ओवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की इक्वेशन। ठीक हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट मुझे एक बात बताइएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1 होता है। ने प्रूव किया हुआ चैप्टर नंबर 7 में। अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, वो किसके इक्वल होगा? 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। तो मेरे लिए नई इक्वेशन मल्टीप्लायर की बन जाएगी K इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये नई इक्वेशन है। जी, बात क्लियर हो गई जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? अच्छा बच्चे, नेक्स्ट अगेन समझिएगा, मैं बिल्कुल सामने लिख देता हूं। ये आपके सामने इक्वेशन। अच्छा, हमने इक्वेशन लिखी है K इज इक्वल टू 1 ओवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अच्छा, K किसके इक्वल है? K है इज इक्वल टू K इज इक्वल टू
चेंज इन आउटपुट ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब अगर मैं इनको इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा, चेंज इन आउटपुट ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1 ओवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, चेंज इन फाइनल आउटपुट 1 ओवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक नई इक्वेशन बन गई। ठीक है जी बच्चे। अब इसी से ही एक फर्दर इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिखूंगा, चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये नेक्स्ट वन इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, अब ये इक्वेशन तो आपने नोट कर लेनी है, अच्छे तरीके से नोट कर लेनी है। मैं दोबारा आपके सामने ओपन कर रहा हूं। हमने मल्टीप्लायर का टॉपिक स्टार्ट किया, मल्टीप्लायर को पढ़ना शुरू किया। हमने कहा मल्टीप्लायर रेशियो है चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट की, और ये एक स्पेसिफिक नंबर कि अगर एक इकोनॉमी में एक इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसका इफेक्ट इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होता है, वो मल्टीप्लायर कहलाती है। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट जरा अच्छे तरीके से मेरे साथ समझिएगा, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इससे अगली बातें फिर समझेंगे। अच्छा बच्चे, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आपने इस एग्जांपल में जहां पे बात समझ में ना आए मेरे से जरूर पूछें। एक पर्सन है मिस्टर ए, इनको ₹1000 मिले। ये एक शॉप पे गए, जिस शॉप का ऑनर बी है, और उससे ग्रोसरी आइटम्स बाय की। ग्रोसरी आइटम्स बाय कर ली हैं जी, और मिस्टर बी ने सेल कर दी। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं तो इनके लिए एक्सपेंडिचर और मिस्टर बी के लिए इनकम, शाबाश, रेवेन्यू। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब मिस्टर बी, इनके पास जो ₹1000 अब इनके पास आ चुका होगा। ये बात क्लियर हो गई। पहले जो ₹1000 था वो मिस्टर ए के पास था, अब वो ₹1000 किसके पास आ गया, मिस्टर बी के पास, और मिस्टर बी ने उसके बदले में आइटम्स ग्रोसरी की इनको दे दी। ग्रोसरी आइटम्स एक को प्रोवाइड कर। अब मिस्टर बी एक वेजिटेरियन, वेजिटेरियन वाले के पास गए और उनसे जाके साजो सामान खरीदा, जो कि मिस्टर सी है।
अब मिस्टर बी के हाथ से भी पैसा मिस्टर सी के पास चला गया, 1000 रुपया। अब ये मिस्टर सी के लिए अगेन, ये मिस्टर सी के लिए क्या बन जाएगा, उनकी इनकम, और मिस्टर बी के लिए भी उनकी इनकम। ठीक हो गया जी। इसी तरह से मिस्टर सी नेक्स्ट अपनी बाइक रिपेयर करवाने के लिए या अपनी मोटर व्हीकल रिपेयर करवाने के लिए किसी मैकेनिक के पास गए और उससे अपनी बाइक रिपेयर करवाई, 1000 रुपया इस साहब को दे आए और बाइक ठीक करवा के घर वापस आ गए, अपनी शॉप पे आ गए। अब इसी तरह से ये चेन चलती चली जा रही है। अब आपने मुझे बताना एक बार, पहले ये इनकी इनकम बनी, फिर मिस्टर बी की भी इनकम बन गई, सी की भी इनकम बन गई, उसके बाद मिस्टर डी जो मैकेनिक है डी, उनकी भी इनकम बन गई। अब ये इकोनॉमी में कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसका इफेक्ट आता चला जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी में तो ऐसे ही है, एक पर्सन के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर। अभी तो अनस हमने यहाँ पे सिर्फ 4 पर्सन की एग्जांपल ली है ना, इकोनॉमी में तो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं कि कितने टाइम्स, अगर ये 1000 रुपया खर्च ना करते तो क्या ये चेन पूरी की पूरी बन पाती। अब ये इकोनॉमी में इसका इफेक्ट कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया, इसको कैलकुलेट करना मल्टीप्लायर कहलाता है। अब मैं आपको बात समझा पाया हूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बात क्लियर हुई है जी आप लोगों को। चले जी, ठीक हो गया। अब जरा एक बात समझिए, लेट्स सपोज हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, ये मैं लिखता हूं यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अभी तो हमने कहा ना 100% कंजम्पशन हो गई, ऐसा नहीं होता, कुछ पैसे कंज्यूम किए जाते हैं और कुछ पैसे सेव कर दिए जाते हैं। ए प्लस बी वाई, ये कंजम्पशन। अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूंगा, मैं एक इक्वेशन कंजम्पशन की एक वैल्यू यूज कर दूं, मैं कह देता हूं कंजम्पशन हो रही है और कितने परसेंट, एट द रेट ऑफ 75%। सिंप्लीफाई करूं, सेविंग हो रही है, सेविंग का रेट है एट द रेट ऑफ 25%, ताकि बहुत सिंपल से अच्छे तरीके से बात को समझा सकूं। अब यहां पे सीरियल नंबर या पर्सन 1 के पास 1000 रुपए, इन्होंने इसमें से 75% खर्च कर दिया 750, बाकी 25% सेव हो गया, वो है 250। बात समझनी है, जहां पे बात समझ में ना आए मेरे से वहीं पे पूछिए। अच्छा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में कहा कि ग्रोसरी आइटम्स वाले के लिए इनकम बन गई और जिन साहब ने उनको पैसे देके चीजें खरीदी उनके लिए एक्सपेंडिचर हो गया, इसी तरह से यही हुई बात। बट वहां पे हमने 100% एक्सपेंडिचर के लिए कहा दिया कि 1000 रुपया सारे का सारा खर्च कर दिया, फिर उसके बाद अगले वाले ने भी 1000। इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता इन रियल, कुछ पैसे कंज्यूम होते हैं, कुछ पैसे सेव होते हैं। उसके लिए रेट मैंने अज्यूम कर लिया 75% कंजम्पशन है और 25% सेविंग। अच्छा, अब जो पैसे तो सेव कर दिए, क्या वो इकोनॉमी में सर्कुलेट करेंगे? वो तो विड्रॉ हो गए, ये तो विड्रॉल है, ये तो इकोनॉमी में मूव नहीं करेंगे, ये तो विड्रॉ हो गए।
बट जो कंज्यूम कर दिए वो तो इकोनॉमी में सर्कुलेट करेंगे। अब सेकंड वन कितने पैसे कंज्यूम कर सकता है? 750। एक्चुअली करता है या नहीं करता वो एक अलग बात। अब इस 750 में से भी 75% कंज्यूम किया, परसेंटेज कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कितनी अमाउंट बन? 562.5 कंज्यूम किया। अब 750 में से 562.5 कंज्यूम कर दिया, रिमेनिंग 187.5 ये सेव हो गया, विड्रॉ हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट वन सर्कुलर फ्लो में मूव करेगा 562.5, इसका भी 75%, 421.875 और रिमेनिंग 140.625 सेव कर दिया, विड्रॉ हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से ये मूव करता चला जाएगा, हम सारे का सारा 421.875 ये नोट करते चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसका फाइनल इकोनॉमी में कितने टाइम्स इफेक्ट आया हमने वो कैलकुलेट करना है। ये यहां से सेविंग कितनी क्रिएट हो गई, इससे कंजम्पशन कितनी क्रिएट हो गई, ये बात समझनी। ठीक हो गया। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, K इज इक्वल टू, ठीक हो गया जी बच्चे, 1/, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अच्छा, 1/, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का रेट हमने कितना फाइंड आउट किया हुआ? 25%। हमने फाइंड आउट किया ना, हमने अज्यूम किया हुआ बेसिकली, तो ये हो जाएगा 25%। तो इकोनॉमी में इसका कितने टाइम्स इफेक्ट आ गया? शाबाश, 4 टाइम्स। अब कैलकुलेशन करनी है मेरे साथ, मुझे बताइएगा चेंज इन इनकम, फर्स्ट वन ये, सॉरी चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 को अगर डायरेक्ट मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 1000 रुपए से कितने टाइम्स आउटपुट बन गया है? 4 टाइम्स बना है आउटपुट। टोटल चेंज इन फाइनल आउटपुट 4000 का हो जाएगा। और कितनी अमाउंट की लोगों ने अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी कर ली, कंजम्पशन कर डाली। देखे ना, मेरी बात सुने, इनको ग्रोसरी आइटम की जरूरत थी, इन्हें ग्रोसरी खरीद ली। इन्होंने वेजिटेबल की जरूरत थी, इन्हें वेजिटेबल भी मिल गई। इन्होंने अपनी गाड़ी रिपेयर करवानी थी, उसी पैसे से गाड़ी रिपेयर करवा दी। बट अगर ये ना खर्च करते तो क्या मुझे बताएं, ये साहब इन पैसों से वेजिटेबल खरीद सकते थे? और इनके पास जब पैसे ना आते तो क्या ये अपनी गाड़ी रिपेयर करवा सकते थे? तो इकोनॉमी में किस तरह से ये इफेक्ट मूव करता है, ये इफेक्ट कहलाता है मल्टीप्लायर का इफेक्ट। अच्छा, अब अगेन कंजम्पशन का इफेक्ट, कंजम्पशन फर्स्ट कितने से हुई है? 750 से। 750 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, शाबाश, 3000 की कंजम्पशन, 1000 की सेविंग। अच्छा, ये सेम इफेक्ट है, दूसरी इक्वेशन भी अप्लाई करके बताने लगा हूं। 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए 1/1 माइनस 75%, ये अगेन वही बन जाएगा ना, 1.25, सॉरी 1/0.25 विच इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब अगेन अगली इक्वेशन भी फुलफिल करके बताता हूं। देखिए हमने अगली इक्वेशन क्या पढ़ रखी है, चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू 1/, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। याद है ना आपको, 1/0.25 इनटू 1000। मुझे बता दें कितना आंसर बन रहा है?
4000, शाबाश, बिल्कुल सही। ये 4000 जो ये हमने कैलकुलेट किया हो, तो कोई भी क्वेश्चन आप अप्लाई करके इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। एमसीक्यूज में एग्जामिनर हमसे ये कैलकुलेशंस करवा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करवानी है उससे। इसी तरह से चेंज इन आउटपुट के लिए एक दूसरी क्वेश्चन भी हम यूज कर सकते हैं, 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज इन इन्वेस्टमेंट, अगेन 1 minus 0.75 over 1000, which is also equal to 4000। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, अब इसके लिए हम डायग्राम बनाने लगा। नेगेटिव y, पॉजिटिव y, ओरिजिन पॉइंट, जीएनपी, y एक्सिस के अलोंग हम मेजर कर रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से जीएनपी और आउटपुट दोनों लिख दिया जाता है, तो मैंने दोनों बातें लिखी। अच्छा जी बच्चे, सेविंग का कर्व, इसके लिए हमने साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का कर्व भी बनाया था। इन्वेस्टमेंट याद है जी आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बात को गौर से समझना, यहां से बात आगे शुरू होने वाली है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो वही बातें जो हमने ऑलरेडी की। अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट में चेंज आ गया, इन्वेस्टमेंट आई से I1 हो गई। जहां पे ना समझ में आए वहीं पे बता दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई I से I1, कितने से इन्वेस्टमेंट हुई मजीद? 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इस पॉइंट तक तो ऑलरेडी थी। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है, ये पॉइंट। तो इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ी है? 1000 से, बट आउटपुट इंक्रीज कर गया 4000 का। कितने टाइम्स आउटपुट इंक्रीज कर गया? 4 टाइम्स आउटपुट इंक्रीज कर गया 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट से। अगर इकोनॉमी में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है तो आउटपुट कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ? ये रेशियो कहलाती है मल्टीप्लायर के। ये इन्वेस्टमेंट कितने टाइम्स मल्टीपल होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक हो गया जी बच्चे? अब इसका इफेक्ट कैसे बन रहा है? 1000 रुपए की तो इन्वेस्टमेंट की वजह से, और जो 3000 का इफेक्ट हुआ वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ मल्टीप्लायर की वजह से। क्लियर है? और टोटल इफेक्ट एक्चुअली 4000 रुपीज का। जी मैं दोबारा समझा देता हूं बच्चे, बात समझिएगा। 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हुई। कितने की इन्वेस्टमेंट हुई? 1000। बट आउटपुट इससे इस पॉइंट तक टोटल 4000 रुपीज का बढ़ गया। और ये आउटपुट टू इन्वेस्टमेंट की रेशियो, जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लायर कहलाती है। इकोनॉमी में कितने टाइम्स इसका इफेक्ट आया? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स।
1000 का इफेक्ट तो आना ही था क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ी हुई थी, लेकिन ये 3000 का इफेक्ट किसकी वजह से आ गया? 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी, 1000 रुपए का आउटपुट भी बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ गया, लेकिन आउटपुट तो एक्चुअली 4000 का बढ़ा है। ये 3000 का जो फर्दर बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है? वो बढ़ा है मल्टीप्लायर की वजह से। ठीक है जी बच्चे, बात क्लियर हो गई यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे? चलें जी बच्चे, ठीक हो गया जी बच्चे। आप लोगों ने चैप्टर 8 मैं आप लोगों के साथ सॉफ्ट में वही आईकैप की किताब का शेयर करूंगा, साथ अपने हैंडआउट्स भी शेयर करूंगा। कोशिश कीजिएगा पहले मेरे जो हैंडआउट्स हैं उससे एक दफा रीडिंग करनी, बाद में फिर आपने आईकैप की किताब से मल्टीप्लायर। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ बात रह गई, ठीक है? तो जब वो पढ़ा दूंगा फिर उसके बाद मैं एक दफा आपके साथ गो थ्रू करूंगा। कल की क्लास कितने बजे होगी मैं आपको बता दूं। सर थोड़ा सा ऊपर का अच्छा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी और सेविंग वाले दिखा दीजिएगा एक सेकंड। मैं बच्चे आप लोगों के साथ ये हाँ फाइल शेयर कर देता हूँ, जो हैंडआउट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने, उसमें मैंने पूरा डिराइव किया होगा इसको अच्छे तरीके से, बहुत क्लियर ठीक है। है सर, मैं थैंक यू। वैसे ये फाइल आपके साथ पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ, आप इस ठीक है चीज से बिल्कुल परेशान हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।